वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में कवक जगत के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कवक जगत है, उस जगत में कवक शब्द कहाँ से आया। तो ध्यान दीजिए, कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस शब्द से हुई। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस शब्द से हुई। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई? तो ध्यान दीजिए, लैटिन भाषा का एक शब्द है फंगस, उस फंगस शब्द से हुई। तो ध्यान दीजिए, फंगल शब्द है, उस शब्द से कवक शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या है? छत्रक या मशरूम है। जिसका अर्थ क्या होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसका अर्थ है छत्रक या जिसे मशरूम कहते हैं। जिसका अर्थ क्या होगा? छत्रक या जिसे हम क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। तो इसका अर्थ होगा छत्रक या मशरूम। तो छत्रक या मशरूम या छत्रक एवं मशरूम जैसे दिखने वाले जो जीव है, उन जीवों को हम क्या कहते हैं? कवक कहा जाता है। तो कवक है, उसमें आपको ध्यान रखना, छत्रक या मशरूम एवं इसके समान दिखने वाले जो जीव है उनको रखा गया है। आप देखते हैं जैसे ब्रेड पर कई बार ब्रेड रखते हैं, उस पर ब्लैक या इस प्रकार की जो तंतुनुमा संरचनाएं आ जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो पुराने फल होते हैं, उन फलों पर अलग अलग कलर की कॉलोनीज आ जाती है। तो ये सारे क्या है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? कवक है, जो कि ग्रोथ कर लेते हैं सड़े गले पदार्थों पर, ब्रेड पर या रोटी पर, पुरानी रोटी पड़ी रहती है उस पर भी हरे कलर की या ब्लैक कलर की इस प्रकार की कॉलोनीज का डेवलपमेंट हो जाता है। ये सारी कॉलोनीज किसकी होती है? कवक की होती हैं। कवक के तंतु होते हैं, वो फैल करके उस कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? कवक है। तो कवक के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कवक शब्द कहाँ से आया था? तो आपको ध्यान रखना, लैटिन भाषा से आया है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, कवक होते हैं, ये कवक होंगे, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप ध्यान दीजिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिए, कवकों का अध्ययन करना विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं, या उसे हम कवक विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? माइकोलॉजी, या इसे हम क्या कहते हैं? कवक विज्ञान कहते हैं। या तो माइकोलॉजी कहेंगे या इसे हम क्या कहेंगे? कवक विज्ञान कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक विज्ञान है, उस कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी। सबसे पहले जो कवकों का अध्ययन है वह किसने प्रारंभ किया था? माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक थे मिशेली को कवकों क्या या कवक विज्ञान का सबसे पहले अध्ययन किया था। इनके बारे में पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, इसलिए इन्हें हम कवक विज्ञान या माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। एक और ध्यान रखना आपको, आधुनिक कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के जनक कौन है? आधुनिक माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान दीजिए, आधुनिक माइकोलॉजी के जनक है वह किसको कहा जाता है? डी बेरी को कहा जाता है। तो डी बेरी को आधुनिक कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के जनक कहा जाता है। तो ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं इनके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। कवकों के सामान्य लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके आवास की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आवास की। तो ध्यान दीजिए, कवक सर्वव्यापी होते हैं, विश्वव्यापी होते हैं। ध्यान दीजिए, कवक विश्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। विश्वव्यापी लिखो या सर्वव्यापी लिखो, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। विश्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं।
अर्थात ये सभी जगह पाए जाते हैं, यानी जल में भी उपस्थित होते हैं, वायु में भी उपस्थित होते हैं एवं मृदा में भी उपस्थित होते हैं। तो जल में उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं और कहाँ पर उपस्थित होते हैं, मृदा में उपस्थित होते हैं। तथा ये आपको ध्यान रखना है जंतु एवं पादपों में भी उपस्थित होते हैं, जंतु एवं पादपों में भी उपस्थित होते हैं, जंतु एवं आपको ध्यान रखना है पादपों में भी उपस्थित होते हैं, पादपों में भी उपस्थित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जल, वायु, मृदा, जंतु एवं पादपों में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है ये जो पुराने चमड़ा होते हैं उस चमड़े पर भी उपस्थित होते हैं, लकड़ी के सीलन वगैरह होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, लकड़ी के सीलन होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं उस पर भी उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए ब्रेड पर भी उपस्थित होते हैं, अचार पर भी उपस्थित होते हैं, रोटी पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत डाइवर्स इनकी उपस्थिति देखी जाती है, विस्तृत रूप से उपस्थिति देखी जाती है। यानी आपको ध्यान रखना है कवक होते हैं वह विश्वव्यापी या सर्वव्यापी होते हैं, जल, वायु, मृदा और जंतु और पादपों पर उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये चमड़े, लकड़ी के टुकड़े, ब्रेड, अचार, रोटी इत्यादि पर भी, पुराने फल, सड़े गले फलों पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इत्यादि पर ये उपस्थित होते हैं, इनकी उपस्थिति देखी जाती है। तो कवकों की उपस्थिति कहाँ कहाँ देखी जाती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कवक विश्वव्यापी होते हैं, सभी स्थानों पर आसानी से देखे जाते हैं। फिर उसके बाद में इनके थैलस के बारे में बात करते हैं, इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं। कवकों का थैलस किस प्रकार का होता है उस बारे में बात करते हैं। तो कवक का शरीर किससे बना होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कवक तंतुओं से मिलकर के बना होता है। कवक का शरीर होता है वह आपको ध्यान रखना है शाखित एवं तंतु में कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। तंतु में कवक तंतुओं, ध्यान दीजिए, तंतु में कवक तंतुओं से बना होता है। किससे बना होता है, कवक तंतुओं से बना होता है। कवक तंतुओं या जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहा जाता है। कवक तंतुओं या जिसे हम क्या कहेंगे, हाइफी, कवक तंतुओं से बना होता है। तो कवकों का शरीर होगा वह कवक तंतुओं या हाइफी से बना होता है, कवक तंतुओं से मिलकर के बनता है। ये कवक तंतु होते हैं, ये कवक तंतु मिलकर के एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ये कवक तंतु या जो हाइफी होते हैं, ये कवक तंतु मिलकर जाल समान संरचना का निर्माण करते हैं, मिलकर जाल समान संरचना का निर्माण करते हैं, जाल समान संरचना बनाते हैं जिन्हें माइसीलियम कहते हैं। जाल समान संरचना बनाते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माइसीलियम कहा जाता है। कवक जाल या जिसे हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहते हैं, जिन्हें हम कवक जाल कहेंगे या ऐसे ही हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माइसीलियम के नाम से जानते हैं। तो इसे हम कवक जाल या क्या कहेंगे, माइसीलियम कहा जाता है। तो कवक जाल या माइसीलियम होगा वह किसकी बॉडी को कहा जाएगा, तो कवकों की बॉडी को कहा जाता है। इनके अंदर जो कवक तंतु होते हैं, ये कवक तंतु होंगे ये शाखित या आपको ध्यान रखना है पटयुक्त या पट रहित हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कवक तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कवक तंतु कितने प्रकार के होते हैं कवकों में, कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं। कवकों में कवक तंतु होंगे ये दो प्रकार के देखे जाते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रकार है वो आपको ध्यान रखना है पट रहित कवक तंतु या पटहीन कवक तंतु। पहले आपको कौन से ध्यान रखना है, पट रहित कवक तंतु, और दूसरे कवक तंतु आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पटयुक्त कवक तंतु। पटयुक्त कवक तंतु, तो कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो पट रहित होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, पटयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के कवक तंतु जिसमें आपको ध्यान रखना है कवक तंतु होते हैं, उन कवक तंतुओं के
पूरे तंतुनुमा संरचना होती है वो नलिकाकार होती हैं। तो इस प्रकार के कवक तंतु होते हैं वो सतत नलिकाकार होते हैं, लगातार नलिकाकार प्रकार के होते हैं। ये कवक तंतु किस प्रकार के होंगे? सतत नलिकाकार होते हैं एवं बहुकेंद्रित होते हैं। यानी कवक तंतु होंगे वह किस प्रकार के होते हैं? सतत नलिकाकार होते हैं। इस प्रकार के कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं एवं बहुकेंद्रित होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? बहुकेंद्रित होते हैं, यानी इसमें केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। पूरे में कोशिका द्रव्य होता है वह फैला हुआ उपस्थित होता है। तो इनका कोशिका द्रव्य होगा वह कैसा होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनके अंदर बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य होता है। तो बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य होगा और ये सतत नलिकाकार पट रहित कवक तंतु होते हैं, यानी इसमें अनुप्रस्थ पट या सेप्टा इस प्रकार से उपस्थित नहीं होते हैं। सतत नलिकाकार बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य होता है और इस सतत नलिकाकार बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य होता है उसे हम संकोशिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है संकोशिक किसे कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सिनोसाइटिक किसे कहा जाता है? तो सिनोसाइट्स या सिनोसाइट्स किसे कहा जाता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन कवकों में जो कवक तंतु होते हैं वे सतत नलिकाकार होते हैं। ये कवक तंतुओं का कोशिका द्रव्य होता है वह बहुकेंद्रित होता है, इसमें पट अनुपस्थित होते हैं जिन्हें हम संकोशिक कहते हैं। यानी एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्रकों की उपस्थिति होना संकोशिक स्थिति कहलाती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति इसमें देखी जाती है। ये निम्न वर्ग के कवक होते हैं उनमें इस प्रकार का देखा जाता है, जैसे कि म्यूकर है, राइजोपस है, इनमें इस प्रकार का देखा जाता है। तो म्यूकर हो गया या एल्बुगो हो गया, ये इस प्रकार के कवक होते हैं, उनमें जो है वो पट रहित कवक तंतु देखे जाते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है पट युक्त कवक तंतु। इस प्रकार के जो कवक तंतु होते हैं उनमें कवक तंतु होंगे उसमें पट उपस्थित होते हैं। इनमें क्या उपस्थित होते हैं? पट उपस्थित होते हैं और प्रत्येक पट होता है उसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है और कई बार एक से अधिक केंद्रक भी उपस्थित होते हैं, सामान्यतः एक केंद्रक उपस्थित होता है। तो इसमें आपको अनुप्रस्थ रूप से क्या उपस्थित होते हैं? पट उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के कवक तंतु जिसमें अनुप्रस्थ रूप से पट उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है। प्रत्येक कोशिका या खंड में क्या उपस्थित होता है? एक केंद्रक उपस्थित होता है। इस प्रकार के जो पट युक्त होंगे उन्हें हम पट युक्त कवक तंतु कहा जाता है। और पट युक्त कवक तंतु किस में देखे जाते हैं? पेनिसिलियम में इस प्रकार का देखा जाता है। तो इस प्रकार से पेनिसिलियम के अंदर आप देखेंगे तो पेनिसिलियम में पट युक्त केंद्रक देखे जाते हैं। एस्परजिलस में, पेनिसिलियम में, जो कि उच्च वर्ग के कवक है, एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं, उनमें पट युक्त कवक तंतु देखे जाते हैं। तो कवक तंतु होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपको ध्यान रखना है कौन सा? पट रहित कवक तंतु या पटहीन कवक तंतु। ये कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिन्हें हम संकोशिक कवक तंतु कहते हैं। उदाहरण आप म्यूकर ध्यान रख सकते हैं। जबकि पट युक्त कवक तंतु होते हैं, इस कवक तंतुओं में पट उपस्थित होते हैं, इसमें प्रत्येक कोशिका या खंड में एक, दो या अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। ऐसे कि उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं किसमें? पेनिसिलियम के अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? कवकों में जो थैलस होता है वो किस प्रकार का होता है? पट रहित हो सकता है या पट युक्त हो सकता है। इनमें पट होते हैं वे पट छिद्रित भी हो सकते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आप एस्कोमाइसिटीज में देखेंगे तो पट उपस्थित होते हैं वो छिद्रित होते हैं, परंतु इसमें कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है, केंद्रकों का नहीं होता है। जबकि आप देखते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज में पट होते हैं वो डोली पर पट होते हैं, अलग प्रकार के विशेष प्रकार के पट होते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल से देखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? इनके कवक तंतु के बारे में। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए कि कवक होते हैं ये बहुकेंद्रित कोशिकीय होते हैं। कवकों का शरीर कैसा होता है? कवक बहुकोशिकीय होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। सामान्यतः कवक किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। तो सामान्यतः कवक बहुकोशिक होते हैं। उदाहरण आप पेनिसिलियम का ध्यान रख सकते हैं, कोई भी कवक का ध्यान रख सकते हैं केवल एक अपवाद को छोड़कर। परंतु आप ध्यान दीजिए अपवाद स्वरूप, ध्यान दीजिए अपवाद स्वरूप, एक अपवाद आपको ध्यान रखना है। अपवाद स्वरूप यीस्ट है
ये यष्ट एक कोशिक होता है। अपवाद स्वरूप यष्ट कैसा होता है? एक कोशिक होता है। तो कवकों का शरीर होता है वह कैसा होता है? बहुकोशिक होता है। परंतु अपवाद स्वरूप यष्ट है वो किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण बताइए तो आपको कौन सा ध्यान रखना? यष्ट या सैकेरोमाइसीज। यष्ट या सैकेरोमाइसीज है वो किस प्रकार का कवक है? एक कोशिकीय कवक है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखते हैं। अब अगला आप ध्यान दीजिए, कवकों की कोशिका भित्ति। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कवकों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति होती हैं जो काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं। कवकों की कोशिका भित्ति होगी वह किससे बनी होती हैं? काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं। जो काइटिन एवं किससे बनी होती हैं? ध्यान दीजिए, पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं। तो ध्यान दीजिए, कवकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं जो काइटिन एवं किससे बनी होती हैं? पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं, निर्मित होती है। तो ये किससे निर्मित होती हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ कवकों में काइटिन और पॉलीसेकेराइड के साथ में प्रोटीन और लिपिड भी उपस्थित होते हैं। पर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखनी है, वर्ग ऊमाइसीटीज। ध्यान दीजिए, वर्ग ऊमाइसीटीज। वर्ग ऊमाइसीटीज है उस वर्ग ऊमाइसीटीज के सदस्य कवकों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। के सदस्य कवकों में सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती हैं। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सेलुलोज से निर्मित होती हैं। वैसे पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। पादपों के समान ऊमाइसीटीज वर्ग के सदस्य कवकों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती हैं। तो सेलुलोज से कोशिका भित्ति किस कवक वर्ग में देखी जाती है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, ऊमाइसीटीज वर्ग में कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती हैं। तो ये था किसके बारे में? कवकों के थैलस की संरचना। और उसके बाद में हमने कुछ लक्षण देखे हैं। सबसे पहला लक्षण हमने आवास के बारे में देखा है, दूसरा थैलस के बारे में, तीसरा ये पादप शरीर किस प्रकार का होता है, चौथा हमने देख लिया कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती हैं। अगला लक्षण आपको ध्यान रखना है कि कवकों में पोषण किस प्रकार से होता है। अगला ध्यान दीजिए, कवकों में पोषण किस प्रकार से होता है। पोषण, ध्यान दीजिए, अगला लक्षण कौन सा हमें ध्यान रखना है? पोषण के बारे में। कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपको सवाल कई बार वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है कौन से कवक होते हैं जो कि हरे होते हैं? तो कोई भी कवक हरे नहीं होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है। कवकों में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। और क्लोरोफिल अनुपस्थित, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। और कवकों में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अतः कवक कैसे होते हैं? अतः सभी कवक कैसे होते हैं? सभी कवक, इंपॉर्टेंट है, सभी कवक परपोषी होते हैं। अतः सभी कवक किस प्रकार के होते हैं? परपोषी होते हैं या मृतजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। परपोषी, मृतजीवी या परजीवी प्रकार के एवं अपघटक होते हैं। परजीवी एवं किस प्रकार के होते हैं? अपघटक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अर्थात सभी कवक किस प्रकार के होते हैं? परजीवी प्रकार के, मृतजीवी या परपोषी प्रकार के होते हैं, अर्थात एवं ये अपघटक होते हैं, अर्थात सरल जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो ये कवकों की विशेषता आपको ध्यान रखनी है। तो कवक होंगे, इनमें पोषण होता है। उस पोषण के आधार पर कवक होते हैं, वह मृतजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, या आपको ध्यान रखना सहजीवी प्रकार के भी हो सकते हैं। तो पोषण के आधार पर कवक होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? मृतजीवी हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है परजीवी हो सकते हैं,
यहाँ आपको ध्यान रखना है ये सहजीवी प्रकार के हो सकते हैं। तो कवक होते हैं ये पोषण के आधार पर मृतजीवी, परजीवी या किस प्रकार के होते हैं, सहजीवी होते हैं। परंतु ये आपको ध्यान रखना है पोषण होता है वह किस विधि के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अवशोषण की विधि के माध्यम से ग्रहण करते हैं एवं अपघटक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, मृतजीवी। ये कवक होंगे ये मृत सड़े गले जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अर्थात ये कवक होंगे ये कवक कुछ एंजाइम का स्त्रावण करते हैं उस पोषक पदार्थ पर, मृत जटिल पोषक पदार्थ होते हैं उस पर एंजाइम स्त्रावित करते हैं और एंजाइम स्त्रावित करके उन सरल पदार्थों के रूप में इन्हें परिवर्तित करते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार अपने पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के कवक होंगे इन्हें मृतजीवी कहते हैं। तो ये कवक जटिल मृत सड़े गले पदार्थों, जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे कि आप ध्यान दीजिए ब्रेड है या रोटी है, मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे आप ध्यान दीजिए ब्रेड, रोटी, या आपको ध्यान रखना है सड़े गले फल, सब्जी इत्यादि बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। सड़े गले फल, सब्जी इत्यादि को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर अवशोषित कर लेते हैं। परिवर्तित कर क्या कर लेते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अवशोषित कर लेते हैं। परिवर्तित कर क्या कर लेते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार अवशोषित कर लेते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के कवकों को हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट या मृतजीवी कवक कहते हैं। यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले कवकों को मृतजीवी कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा परजीवी कवक, ये कवक अन्य जीवित जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। ये कवक अन्य जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। अन्य जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये पोषण अपना प्राप्त करते हैं वह अन्य जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है जंतु हो गए, या आपको ध्यान रखना है पादप हो गए, एवं आपको ध्यान रखना है मनुष्य भी इसी में आता है। तो जंतु, पादप एवं मनुष्य इत्यादि से पोषण प्राप्त करते हैं। उन कवकों को हम क्या कहते हैं, परजीवी कवक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो अन्य जीवों के साथ में उपस्थित रह करके सहजीवी रूप से जीवन यापन करते हैं। इसमें कुछ कवक होते हैं ये कवक शैवालों के साथ में सहजीवी रूप से उपस्थित होते हैं। कुछ कवक शैवाल के साथ में सहजीवी रूप से उपस्थित होते हैं एवं लाइकेन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है लाइकेन किसे कहा जाता है, तो कवकों एवं शैवालों के सहजीवन को लाइकेन कहा जाता है। कवकों एवं शैवालों के सहजीवन को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। ये आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा अभी, तो ये आपको ध्यान रखना लाइकेन। इसी प्रकार से कवक होते हैं वह कवक उच्च पादपों की जड़ों में भी उपस्थित होते हैं। कुछ कवक होते हैं वह उच्च पादपों की जड़ों में उपस्थित होते हैं, उच्च पादपों की जड़ों में की मूल या जड़ में उपस्थित रहते हैं, और कुछ पादपों की जड़ों में उपस्थित रह करके फास्फेट के सोल्युबलाइजेशन का कार्य करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए माइकोराइजा या कवक मूल का निर्माण करते हैं। तो माइकोराइजा या किसका निर्माण करेंगे, कवक मूल का निर्माण करते हैं। तो कवक एवं उच्च पादपों के जड़ों के बीच में सहजीवन उपस्थित होता है उसे हम माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। ऐसा मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पाइनस जो जिम्नोस्पर्म पादप है उसकी जड़ों में देखा जाता है। तो पाइनस में इस प्रकार का मुख्य रूप से देखा जाता है, अन्य पादपों में भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कवक होते हैं वो लाइकेन एवं कवक मूल के रूप में सहजीवी रूप में भी जीवन यापन करते हैं। तो ये कवकों के पोषण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। मृतजीवी कवक, ऐसे कवक जो कि जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों
को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करके उन्हें हमने अवशोषण योग्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने के बाद में अवशोषित कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार, तो उन्हें हम मृतजीवी कवक कहते हैं। दूसरा आप ध्यान दीजिए, परजीवी ये अपना भोजन है वो अन्य जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और अधिकांश परजीवी कवक होते हैं वह रोगकारी होते हैं और ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं वह सूचकांक या ऑस्टोरियम के माध्यम से करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद में सहजीवी कवक, कुछ कवक शैवाल के साथ सजीव रूप से पाए जाते हैं, उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। और कुछ कवक होते हैं वह उच्च पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको जानना कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, कवकों में भोजन का संचय, कवकों में भोजन का संचय, ध्यान दीजिए पादपों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में, कवकों में भोजन का संचय होता है वह संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में होता है। ग्लाइकोजन एवं किस रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। तो कवकों में भोजन का संचय होगा वह ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में या तेल के रूप में होता है। देखिए ध्यान दें, पादपों के अंदर भोजन संचय होता है वह स्टार्च के रूप में, शैवाल में भी स्टार्च के रूप में होता है, जबकि कवकों के अंदर किस प्रकार से होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे अंदर भी भोजन संचय होता है, जंतुओं के अंदर भोजन संचय होता है वह किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसमें भी भोजन और जंतुओं के समान ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है। तो ये था किसके बारे में, पोषण के बारे में, कवकों में किस प्रकार से पोषण होता है। तो कवकों में पोषण एवं पोषण की विधियों के बारे में हमें ध्यान रखना है।